दोस्तों नमस्कार, किसान तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश और मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जो देखने में बहुत साधारण है लेकिन इनका काम असाधारण है। देश में जो एग्री कमोडिटी का सबसे ज़्यादा पैसा आता है बाहर से, वो कमोडिटी है बासमती। और बासमती में जो सबसे ज़्यादा एरिया है वो पूसा बासमती 1121 का है। और डॉक्टर विजय पाल सिंह पूसा बासमती 1121 के जो है इन्वेंटर हैं, खोजकर्ता हैं। और ये समझिए कि 9.5 लाख हेक्टेयर में उसकी खेती होती है और करीब 14-15 हज़ार करोड़ हर साल उससे हमारे विदेशी मुद्रा आती है हमारे पास। तो डॉक्टर साहब, आपका किसान तक में बहुत बहुत स्वागत है। किसान मित्रों, आप सबको मेरा प्रणाम। और ओम प्रकाश जी, आपको विशेष तौर से आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बात जो है जो पहुंचनी चाहिए वो किसानों तक पहुंच सके। मैं उस पर आना चाहूँगा कि जो 1121 की जो स्टोरी है वो शुरू कहाँ से हुई और इतनी पॉपुलर कैसे हो गई। उसका नाम मुझे पता लगा कि उसका नाम कुछ और था, बासमती सरनेम उसका बाद में जुड़ा। तो ये कहानी शुरू कब हुई थी और कैसे इतनी पॉपुलर हुई? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जो मेरे गुरु भी हैं और जो हमारे पूरे ही आईसीआर सिस्टम के गुरु हैं, उन्हें ये ख्याल आया 1966-67 के पास कि भाई देखिए, अब देश हमारा आज़ाद हो गया है, अन्न की बहुत भारी कमी है और सबका ध्यान ये होगा कि अधिक पैदावार देने वाला गेहूं धान बनाया जाए। लेकिन उन्होंने ये भी सोचा उसी समय पर कि जब हम ज़्यादा पैदावार हो जाएगी तो उसका हमें बाज़ार कहाँ मिलेगा। तो हमें ऐसी किस्म पर काम करना चाहिए जिसका हमें बाज़ार मिले। तो उन्होंने सोचा कि भाई हम बासमती की ऐसी किस्में बनाना चाहेंगे जिनकी पैदावार भी ज़्यादा हो और जो उनकी बासमती क्वालिटी जो कि तो बनी रहे। तो जैसे सब किसान भाई जानते हैं, इस पीढ़ी के तो नहीं लेकिन पहली पीढ़ी के जानते हैं कि वो बासमती किस्में ऊंची बढ़ती थी और उनका तना बहुत कमज़ोर होता था और वो अक्सर किसी भी समय हवा से, इवन ओस से वो किसी भी समय गिर जाया करती थी। तो उसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से किसानों को हानि होती थी। डॉक्टर स्वामीनाथन का जो एक विचार था वो ये था कि उनको एक तो छोटा बना जाए, मधरा बना जाए, वो बौने कद की हों, उनकी पैदावार ज़्यादा हो, उसमें दाने ज़्यादा हों और उसके साथ साथ जो है वो गिरे नहीं और उनकी क्वालिटी जो है बासमती जैसी हो और पैदावार उसकी ज़्यादा हो। तो उन्होंने वो काम शुरू किया। ये उनकी एक बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने इस पर कहा कि भाई आप बासमती किसान हो, आप बासमती इलाके से हो जहाँ पर बासमती होती है, आपको बासमती किस्म बनानी चाहिए। तो जब मैंने 1968 में मार्च 1968 में ज्वाइन किया, मैंने किया वहाँ पर एक अनुसंधान सहायक, रिसर्च असिस्टेंट के पद पर IRI में जी। और वो उन दिनों वहाँ के डायरेक्टर होते थे और राइस का प्रोग्राम वही देख रहे थे। और उन्हीं के लीडरशिप में डॉक्टर E.A. सिद्दीक, इब्राहिम अली अबू बकर सिद्दीक, जो उन्हीं के स्टूडेंट थे, जैसे उन्होंने PhD किया, उनको चावल पर काम करने की उन पर नियुक्ति हो गई। तो वो एक तरह से हमारे इंचार्ज थे और हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। अब जब हम ज्वाइन करने के बाद में घर गए तो हम घर गए हुए थे और ऐसा समय था कि हमारे फूफा जी गांव में आए हुए थे। मैं रहने वाला हूँ नारसन कला, गुरुकुल नारसन, तहसील रुड़की। अब पहले सहारनपुर होता था, अब जिला हरिद्वार है। पहले उत्तर प्रदेश था, अब उत्तराखंड है। तो ये बात है अप्रैल 1968 की। उन्होंने पूछा, भाई विजयपाल क्या काम करोगे? हमने उनको हाथ जोड़ के कहा, जी मुझे बासमती बनानी है। तो एकदम से उन्होंने कहा कि भाई आप बासमती बनानी है? कहते हैं हाँ बासमती बनानी है जी। कहते जानते हो बासमती क्या होती है? लेकिन हम तो उनके सामने कैसे बोल सकते थे, हम तो एक तरह से बस चुप रहे। तो उन्होंने कहा, जब आप बासमती जानते हैं तो बनाओगे कैसे? तो उन्होंने अपने आप ही उनके चेहरे पे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही एक टिपिकल जाट परिवार से थे, सुंदर थे, तो उन्होंने कहा देखो मैं बताता हूँ, मेरी तरफ देखो। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ये उंगली उठाकर कहा कि चावल
दाना इतना लंबा होना चाहिए। देखिए पहला गुण बताया क्या उन्होंने, लंबा होना चाहिए। और फिर क्या कहा उन्होंने कि यदि आज ओम प्रकाश जी के घर में बासमती बन रही है, इनके आस पड़ोस में पता लगे कि भाई आज इनके यहाँ बासमती बन रही है, पूरे मोहल्ले में पता लग गया कि यहाँ बासमती बन रही है। देखिए दूसरा गुण बताया उन्होंने कि उसमें अच्छी सुगंध होनी चाहिए। और कहता है जब वो बन रहे हों, वो बनने के बाद 1 कटोरी के 5 कटोरी बन जाएं। देखिए क्या कहते हैं। दूसरा गुण क्या, तीसरा गुण क्या हुआ, प्लेट यील्ड ज़्यादा हो, उसका किचन यील्ड, उसकी वो उसका जो मतलब रसोई में वो ज़्यादा बन जाए। और जैसे कि आपने प्लेट यील्ड उसकी ज़्यादा हो। फिर उसके बाद कहते हैं कि जब वो पक जाए, पकने के बाद उसका रंग बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद हो, और जब उसको हम छुएं तो उसमें जैसे मक्खन होता है, नौनी घी होता है, उस तरह की फीलिंग आए उसमें। क्वालिटी बता दी उन्होंने। एक क्वालिटी ये बताई कि वो चिकना हो, और जब उसको कहते हैं हम खाएं तो खाने को मन करे, इसका मतलब उसमें स्वाद भी हो और वो मुंह में पिघल जाए। वो कहते हैं उसके बाद देखिए ये बताया, इसके बाद कहते हैं कि यदि बखेर दें तो वो मोती की तरह से बिखर जाएं। उनका कहने का अर्थ था कि वो चिपचिपे ना हो। और उन्होंने जो कहा कि वो 1 कटोरी के 5 कटोरी बनते हैं, वो केवल लंबाई में बढ़ें, मोटाई में नहीं। देखिए उन्होंने कहा मोटाई में भी बढ़ सकते हैं और ज़्यादा प्लेट बन सकती हैं, लेकिन नहीं, कहते हैं वो सुई की तरह से बिल्कुल सीधे रहे। सारी जो क्वालिटी वो बता रहे थे, हाँ। कैसा होना चाहिए, वो आप अपने दिमाग में रखे हुए थे तभी से। मैं इतने ध्यान से सुन रहा था कि जैसे क्लास में डॉक्टर स्वामीनाथन पढ़ा रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। तो फिर उसमें क्या हुआ, उसके बाद वो कहते हैं कि यदि आपने किसी कारण ज़्यादा खा लिया तो आपका पेट भारी ना हो। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब वो जल्दी हजम हो जाए। और सबसे जो मुख्य बात, जो सबसे उन्होंने बाद में कही कि यदि वो ज़्यादा बन गए हैं और नहीं खा पाए और अगले दिन के लिए छोड़ दिए, जब आप अगले दिन खाएंगे तो वो बासी ना हो, उसका मतलब उनका स्वाद बिगड़े नहीं, वो खाने के लायक रहें। कि भाई यदि आपने ऐसी बासमती बनाई तो आपकी बासमती है, वरना आपकी बासमती कोई नहीं लेगा। उनका नाम था श्री मेघराज सिंह, गांव का नाम है दतियाना और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर है। तो वो उन्होंने इंस्पिरेशन वही थे। नहीं, उन्होंने तो डेफिनेशन बताई, इंस्पिरेशन थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। उन्होंने तो केवल एज ए फार्मर, एक किसान होने के नाते वो बासमती के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि वो पीढ़ियों से खाते रहे हैं। क्योंकि वो तो आपने इस पर काम कब शुरू किया? ये तो कहानी रही कि यहाँ से सारी चीज़ें आई, तभी शुरू हो गया 1968 IRA मिशन। कब काम शुरू हुआ? वो तभी शुरू हुआ, 1968 में शुरू हो गया था। 1968 में शुरू हो चुका था। तो 1121, हाँ, अब बता देखिए, क्योंकि 1121 से पहले की भी सबको, इंडस्ट्री को भी, किसानों को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा मुख्य प्रोग्राम है जो हमारी जो नए किसान की पीढ़ी है, जब उसको सुनेगी वो उससे बहुत कुछ सीखेगी, और उससे सीखने के बाद वो कुछ और आगे बढ़ेगी। तो देखिए अब हम आपको थोड़ा सुनने वाली बात है जो सभी श्रोताओं के लिए बड़ी उपयोगी है। यदि हम बासमती 370 के दाने की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई देखें तो श्रोताओं को लगेगा कि मैंने तो पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन नहीं, ये सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चावल, खुशबू वाला चावल बासमती नहीं हो सकता, लेकिन बासमती चावल का खुशबू होना ज़रूरी है। तो देखिए उसमें क्या था, जब हम चावल का छिलका उतारते हैं, उसका चावल का फिर चावल बना लेते हैं, धान का चावल बन जाता है, तो उसकी लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई होती है, उसकी मोटाई होती है। जो सबसे पहले किस्म मैंने आपको बताया बासमती 370, चावल कुटने के बाद उसकी जो लंबाई थी वो थी 6.89 मिलीमीटर, 6.89 मिलीमीटर, और उसकी जो वो चौड़ाई थी वो थी अबाउट 1.7 मिलीमीटर। देखिए अब देखिए, जब वो पकता था तो पकने के बाद वो करीब 12, 11:30,
1 साल पुराना हो गया 13, इतना लंबा हो जाता था, बड़ी अच्छी खुशबू थी, बड़ा मुलायम सब कुछ था। अब बात डॉक्टर स्वामीनाथन की आई, बात फूफा जी की आई कि भाई उससे अच्छी होनी है। बासमती जब उससे 370 पहले ही मौजूद थी। पहले मौजूद थी, टाइप 3 मौजूद थी, पहले से मौजूद थी। हमें तो केवल उनकी पैदावार बढ़ानी थी और उनके जो खास गुण हैं जो गुण है वो उनको नहीं, उनको भी बढ़ाना था। उसका स्वाद और एरोमा तो रखना था, लेकिन दाने की लंबाई, दाने की पकाई वो भी बढ़ानी थी साथ साथ ये में। जो कहते हैं कि बासमती जो 1 है उससे पहले ही 370 थी। 1933 में थी, 1933 में बासमती 370। हाँ, वो रिकॉर्ड्स में आ गई थी और पूरे ही दुनिया में बासमती 370 का बीज जा चुका था, ओ पूरी दुनिया में जा चुका था। इवन मैं तो यहाँ तक का कहूँगा कि केरला के गवर्नर होते थे, उनका नाम शायद AP जैन या कुछ जैन था, वो सहारनपुर के रहने वाले थे। वो जहाज़ के द्वारा बासमती का बीज केरला में ले गए, उन्होंने वहाँ लगवाई, लेकिन वो चल नहीं पाई क्योंकि गिर गई। तो इससे बहुत सब दूर जो है बासमती का नाम होता था। डॉक्टर साहब, ये जो टॉल वैरायटी हुआ करती थी 370, तो जब ये हरित क्रांति से पहले जब ये सब बात हो रही थी कि हम डॉर्फ वैरायटी ले आएंगे, तो जो ताइचुंग 1 जो था ताइवान का, हाँ, क्या उसका भी इसमें बासमती को अपग्रेड करने में कोई योगदान था? योगदान था। ताइचुंग 1 का? टाइचुंग नेटिव 1, जी बिल्कुल। टाइचिंग नेटिव 1 उसका इसमें योगदान था, क्योंकि जो उसकी बोनापन है जी वो वहीं से आया है, उसका बोनापन वहीं से आया है। और जब इसका ये बोनापन आ गया इसका, तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि अब हमने क्या करना था, बोना बनाना था, और जो चावल की लंबाई है और जो चावल पकने के बाद लंबा होता है, हमने उसको भी बढ़ाना था। ओके। तो हमें जब हम लग गए, और चूँकि वो सारे के सारे जो गुण हैं वो बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होते हैं, वो जेनेटिक फैक्टर से भी, जिन्हें हम आनुवंशिक कहते हैं, जी पैतृक गुणों से भी और वातावरण से भी। तो हमने जब उसको शुरू किया, अब बात ध्यान में आई फूफा जी की, भाई दाना लंबा, तो भाई उसका दाना जो है वो बासमती 370 से लंबा होना चाहिए। शुरू किया, हम लग गए इसमें। इस बीच में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी बात क्या है कि ये बासमती 370 तो ये ट्रेडिशनल वैरायटी हो गई एक तरह से। वैरायटी हो गई, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटी किसानों के पास थी। वो क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि उनकी पैदावार ज़्यादा थी, उनकी पैदावार कम थी, और वो पकने में ज़्यादा समय लेती थी, और वो इससे भी पहले बिछ जाती थी, ढह जाती थी, गिर जाया करती थी। तो उन्होंने उस समय पर जो सबसे अच्छी थी वो दी, जी और वो थी बासमती 370। जी अब उसके बाद क्या हुआ, जब हमने सब ये काम शुरू कर दिया, और डॉक्टर स्वामीनाथन की जो है लीडरशिप में, तो उसको तो 68 में लैब में काम शुरू हो चुका था। बासमती को और अच्छा बनाना है। है। तो 1900 ये टीयर 1 ताइचुंग बहुत पहले आ चुकी थी, ये तो बहुत पहले आ चुकी थी। ये तो 1964-65 के पास ही आ चुकी थी। इसको तो काफी बड़ा योगदान रहा उसका भारत में। उसका बहुत शुरू में योगदान रहा उसका। 68 में आपने फाइनली शुरू किया काम इसका। इससे पहले भी, मेरे आने से पहले ही डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपने स्टूडेंट्स के द्वारा काम शुरू करवा दिया था। क्रॉसेज बन चुके थे। मैं तो उसको उस स्टेज में लिया कि जब वो दूसरी पीढ़ी में था। तो उसके बाद हमने उसमें क्या देखा, तो हमने क्या किया, देहरादून का बहुत नाम था, और करनाल के आसपास, क्योंकि करनाल हमारा एक IRI का एक सेंटर है। जी बिल्कुल है। वहाँ पर एक पंडित जय भगवान शर्मा होते थे। उन दिनों क्या था कि जो टूर पे जाने के लिए पैसा उतना नहीं होता था, तो हमने उनको कहा, मैंने कहा भाई आप हमें अपने इलाके से बासमती किस्में ला के दो किसानों के पास से। जी तो उन्होंने अपने बासमती के किसानों के यहाँ से हमें जो है 8 सैंपल ला के दिए। हमने उनके 8 सैंपल, वो नाला के रहने वाले थे, डिस्ट्रिक्ट की बात है। नहीं, ये बात 72 की है, सन 72 की, 1972 की बात है। जी तो उन्होंने हमें 8 सैंपल ला के दिए। वो 8 सैंपल ला के पहले देखना होता है, उसको लैब में रख के हम दाने देखे, तो उसमें 4 के दाने तो बिल्कुल बासमती 370 जैसे थे,
और 4 के दाने बासमती 370 से भी थोड़े लंबे थे। और वो जो हमने उसकी फिर नाप तोल की तो वो जो नए 4 थे उनके चावल के दाने की लंबाई थी 7.25 मिलीमीटर। जो लगता है उस टाइम हाईएस्ट रही होगी। मेरे लिए वो हाईएस्ट थी, क्योंकि मैं तो वही देखी थी, सब कुछ तो देखा नहीं था। तो जब मैंने अब देखिए, थोड़ा सोचिए श्रोतागणों, 6.89 7.25 बहुत थोड़ा अंतर है। हाँ, वो थोड़ा। लेकिन उतना ही अंतर जब मुझे उन्होंने बताया, पंडित जयभवन शर्मा ने, इसका भाव बासमती 370 से उनको ज़्यादा मिलता था, लेकिन पैदावार कम थी और ये उससे भी देर से पकती थी। तो इससे वही किसान लगाते थे, कम किसान लगाते थे, सारे किसान नहीं लगाते थे। तो जब ये मैंने लगाई और मैंने इसको IRA में देखा तो ये तो बहुत, इसमें थोड़ा सा तरह तरह के पौधे थे। मैंने उनके पौधे छांट के उसको आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद मैंने उसको क्रॉसेज में इस्तेमाल किया, क्योंकि भैंस का दाना लंबा है, खुशबू ऐसे ही है, देखने में दाना सुंदर है। तो उस बीच में क्या होता, मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताऊं जो थोड़ा हट के लेकिन सुनने वाली है और याद भी रखने वाली है। देखिए, 1969 में युगांडा में ईदी इमीन ने एक तरह से वहाँ पर पॉलिटिकल रीजन से या बिजनेस रीजन से, जो वहाँ बिजनेस क्लास थी, उनको वहाँ से हटना पड़ा। उनमें से एक ठकराल फैमिली थी। उस ठकराल देवर में वो अच्छे, मतलब बहुत बड़े व्यापारी थे, उनको वहाँ से हटना पड़ा। वो वहाँ से हटने के बाद अपने बच्चों को तो उसने भेज दिया अमेरिका पढ़ने के लिए, और ख़ुद वो इंग्लैंड आ गया। इंग्लैंड आने के बाद में वहाँ उसने क्या देखा कि वहाँ जो चावल बिक रहा है वो सारा पाकिस्तानी बासमती के नाम से बिक रहा है। पाकिस्तानी बासमती 70 के आसपास की बात, 69 की 69 की बासमती। तो जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने क्या किया, भाई भारत इतना बड़ा है, नाम बासमती है, तो ये भारत से बासमती क्यों नहीं आती है, क्या कारण है उसका। तो वो आए, तब तक के सरकार मोरारजी देसाई की बन चुकी थी जी। वो उनके किसी तरह से मित्र थे, जानने वाले थे। वो उनके पास पहुँचे, उन्होंने उनको सारा अपना बताया कि मैं क्या चाहता हूँ। उनको उन्होंने एक चावल का मिल लगाने की परमिशन दे दी। और परमिशन कौन सा दी, मॉडर्न राइस मिल। हमारे यहाँ तो मिल छोटे होते थे जी, ट्रेडिशनल थे। उन्होंने, अच्छा वो मशीन कहाँ थी, वो जापान की एक कंपनी है सटाके, वेरी फेमस, बहुत बड़ी मशहूर, उनको लगाने की अनुमति दे दी उन्होंने। सो कुरुक्षेत्र के पास एक जगह है समानाबाहु। समानाबाहु में उनकी फैक्ट्री लगी, और उनकी फैक्ट्री लगी कोई 1980 के आसपास में। उन्होंने अपना काम शुरू किया। उसके बाद एक उनका जो एम्प्लॉय था, और वो ठकरार फैमिली का रिश्तेदार भी था, बहुत नज़दीकी भतीजा या भाई ऐसा कुछ था, वो पूसा में आया, क्योंकि पूसा का नाम तो देश में है, पहले से था। पहले से ही था। तो पूसा में आए तो मेरे पास आए। वो आए दिसंबर 1983 में। तो उन्होंने कहा, जी हम बासमती की किस्म चाहते हैं, और वो किस्म चाहते हैं जो हमारा चावल बढ़िया हो जाए और हमारा व्यापार अच्छा हो सके। तब तक आप लोग तो पहले से कर ही रहे हम तो कर ही रहे थे, लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिली थी। 83 तक एक गुण आए तो दूसरा ना आए, दूसरा आए तो तीसरा ना आए, तो चौथा ना आए, और चौथा आए तो कम आए। यदि बोनी हो गई तो करीब 1.5 दशक बीत गया, लेकिन हाथ में कुछ नहीं मिला। रिसर्च का नहीं, तो किया। छोटा तो बन गया, खुशबू तो आ गई, लेकिन वो मोटा होता रहा, लंबा नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, तो हमने उनको कहा, भाई देखो हमारे पास किस्म तो है, लेकिन आप उसको जैसा आपको हम बताएंगे, यदि आप ऐसा करोगे तो सफल होगे, तभी सफल हो पाओगे, वरना हमारा नाम भी बदनाम होगा और आपकी बिजनेस नहीं चलेगी। क्योंकि वो बहुत समझदार थे, व्यापारी थे। उन्होंने कहा जो हम आप कहेंगे ऐसे ही करेंगे, और उन्होंने कहा फिर आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैंने कहा देखो मैं तो आपके साथ नहीं जा पाऊँगा, मैं आपको बीज दूंगा, और मैं आपको अपने से अच्छा एक आदमी दे दूंगा जो आपको हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में काम करते हैं, डॉक्टर SC आहूजा।
वो आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे, मैं उनको सारा समझा दूंगा। मेरा जाना संभव नहीं होगा, कारण ये है कि मैं दिल्ली में रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया कि देखो ये है ये है। फिर उनको बिल्कुल क्लियर कह दिया, मैंने कहा 2 साल बाद जो मुझे आता है आप सीख लोगे और फिर मुझे कहोगे भाई आप कहीं और चले जाओ, वो मेरे से नहीं हो पाएगा, जो रियलिटी थी। तो मैंने उनको बीज दिया, केवल मैं उनको 3 किलो बीज दिया और 3 किलो बीज दे के ये कहा कि आपके अपने किसान होंगे, डॉक्टर एस याहूजा की देखरेख पे लगेगा, वो बीज आप सारा खरीदोगे, वो बीज वो धान सारा बीज में जाएगा, उसको फिर लगाओगे देखरेख में, फिर उसे प्रोक्योर करोगे, फिर उसका चावल बनाओगे, एजिंग करोगे, उसकी मतलब उसको रखोगे, स्टोर करोगे, उसके बाद भेजोगे, तब कुछ बात बनेगी, ऐसे नहीं होगी। उन्होंने ऐसा ही किया। और श्रोतागण में से कुछ जरूर जानते होंगे, ये बात है 1983 की, और 3-4 साल बाद ही एक नया ब्रांड आया, टिल्डा ब्रांड, टिल्डा के नाम से। जब वो टिल्डा ब्रांड राइस का, बासमती राइस का, बासमती राइस का जो सबसे पहला जो ब्रांड आया वो टिल्डा ब्रांड आया। और जो टिल्डा ठकराल फैमिली का, ठकराल फैमिली का, उनके चावल का नाम था यूनाइटेड राइस लैंड। चावल के मिल का नाम था यूनाइटेड राइस लैंड, और उन सज्जन का नाम था श्री अजय धनेशा। तो उन्होंने इसको किया और वो चला गया। जैसे ही वो बाज़ार में गया, क्योंकि वो बासमती जो है, मैं उसका नाम दिया करनाल लोकल, क्योंकि कोई नाम नहीं था तो करनाल से है, मैंने नाम करनाल लोकल दे दिया। लेकिन उसको बासमती की वैरायटी का स्टेटस नहीं मिला था, वो सिस्टम के द्वारा रिलीज नहीं हुई थी, उसको ऑफिशियल फैमिली अपने हिसाब से बिजनेस फैमिली करवा रही थी, बिजनेस फैमिली करा रही थी, कोई सरकारी सिस्टम में नहीं था, सरकारी सिस्टम में नहीं था, लेकिन उन्होंने कराया उसको। और वो इतना पॉपुलर हो गया कि पाकिस्तान धीरे धीरे पाकिस्तान का बाजार उसने लेना शुरू कर दिया। अब देखिए हमारे पास 2 बात आई। एक तो हमारे पास क्या आया कि भाई देखो बासमती 370 से बढ़िया करनाल लोकल है। करनाल लोकल की जो लंबाई है वो 7.25 मिलीमीटर है, तो हमें तो उससे अच्छी लंबाई देनी है। 370 को मात दे गया, मात दे गया। अब हमने मात देनी है करनाल लोकल को। जब हमने करनाल लोकल को मात देनी है तो हमने, ईश्वर कृपा हुई, टीम वर्क था, हमने फिर बनाई पूसा बासमती 1। ये रिलीज हुई 83 में, नहीं 1989। ओके, काफी उसके बाद 83 में तो उनको दिया, वो चला। उसके बाद में जो है क्या हुआ कि वो 1989 में बनी और उसका नाम रखा गया पूसा बासमती 1। उसमें गुण क्या, खासियत क्या थी? हाँ, सबसे पहले तो दाना इसका करनाल लोकल से लंबा था। अच्छा। उसका दाना 7.25, इसका दाना 7.66 मिलीमीटर। तो एक तरह से ठकराल फैमिली एक चैलेंज दे गई थी, हाँ। जो सरकारी सिस्टम, छतराल फैमिली ने जो करनाल लोकल है चैलेंज उसने दिया। ठकराल फैमिली का ही बनवाया हुआ था ना? नहीं, बनवा तो किसान का था, हमने तो उनको बीज दिया। उन्होंने तो केवल उसको उगाया, उगाने के बाद उसका बीज बनाया, चावल बनाया, किसानों को दिया। वैरायटी तो किसानों की थी, IRA के द्वारा गई। वो उसने करनाल लोकल ने चैलेंज दिया आप लोगों को एक तरह से? हमें नहीं दिया इससे चैलेंज, अच्छा करना। चैलेंज दिया मार्केट को कि मार्केट में बासमती 370 से बढ़िया आ गया है। हमें तो ये क्लियर हो गया, फूफा जी की बात, 6.89, 7.25, 7.66। इस इंटरव्यू के पहले एपिसोड में जाने माने राइस साइंटिस्ट डॉक्टर विजय पाल सिंह ने देश और दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई बासमती के जन्म की कहानी बताई। अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे पूसा सुगंध 4 को कैसे मिला बासमती का रुतबा और इसे तैयार होने में क्यों लगा 4 दशक का लंबा वक्त। जुड़े रहिए किसान तक के साथ। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।